सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, अपने हिंदी साहित्य की सीरीज़ का आज अपने ये 15वां वीडियो है वो करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अपने 14 वीडियो कर चुके हैं, जिससे किसी साथी ने नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकता है। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के इन नोट्स के माध्यम से जो वीडियो है वो लगातार प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज अपने जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है इसके प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं। तो साथियों, जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि में पहले नंबर पर आते हैं कबीरदास जी। तो साथियों, कबीरदास जी का जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुई मानी जाती है। और इनका जन्म है वो अक्सर पूछा जाता है, पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है। तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेट सेट और स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है इनका जन्म, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार विक्रमी संवत 1455 को माना जाता है। और अपने ईस्वी सन की बात करें तो 1398 में इनका जन्म माना जाता है। इनके जन्म स्थान की बात करें साथियों तो लहर तारा है वो इनका जन्म स्थान है, जो कि काशी और वाराणसी में स्थित है। जन्म काल से संबंधित इनका एक प्रमुख पद है जो कि काफ़ी बार पुराने पेपरों में आया हुआ है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय, यानी पूर्णिमा को इनका है वो जन्म हुआ था। इसके बाद में अपने नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर चलते हैं साथियों। उसमें दिया है दंत कथाओं के अनुसार ये नीरू और नीमा जुलाहे को लहरतारा के तालाब में बहते हुए मिले थे। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी है वो दंत कथाओं के अनुसार नीरू और नीमा नामक जुलाहे को लहरतारा के तालाब में बहते हुए मिले थे। ये दंत कथाओं के ऊपर आधारित है। इसके बाद में देखिए, ये सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। और मृत्यु काल की यदि बात करें तो इनका जो मृत्यु काल है वो 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और विक्रम संवत की बात करें तो 1575 आ जाएगा। मगहर नामक स्थान पर है वो इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि कबीर परिचय रचना के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद में देखिए साथियों, मृत्यु काल से संबंधित इनका एक पद है। तो संवत 1575 कियो महाहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। तो ये इनकी मृत्यु काल से संबंधित एक पद है। इसके बाद में बात करते हैं इनकी माताजी का नाम क्या था। तो साथियों, कबीरदास जी की माताजी का नाम है वो नीमा था, जो अपने ऊपर पढ़ चुके हैं। पिता है इनके नीरू। और पत्नी की यदि बात करें तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। और पुत्र पुत्री की बात करें तो इनके पुत्र है वो कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। और गुरु की यदि बात करें तो कबीरदास जी के गुरु से संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो कबीरदास जी के गुरु साथियों है वो रामानंद माने जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में एक पंक्ति देखिए इनकी, कहे कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। ये कबीरदास जी से संबंधित पंक्ति है। इनके गुरु के बारे में इस पंक्ति में कहा गया है कि इनको कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी दुविधा मिट गई थी जब इनको रामानंद के रूप में गुरु मिले थे। इसके बाद में नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए साथियों, एक पद के अनुसार शेख तकी को भी इनका गुरु माना जाता है। यानी कोई रचना में एक पद है, उसके अनुसार शेख तकी को भी इनका गुरु है वो अक्सर माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम शेख। इस पंक्ति के आधार पर इनके गुरु है वो शेख तकी को भी माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, कबीर की भाषा से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदूकड़ी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचमेल खिचड़ी कह करके पुकारा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदूकड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कह करके पुकारा है। रचनाओं की यदि बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीरदास जी द्वारा रचित 63 रचनाओं का उल्लेख है वो प्राप्त होता है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीरदास जी की कितनी रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है? 63 रचनाओं का उल्लेख है वो प्राप्त होता है। अब अपनी बात करते हैं कबीरदास जी द्वारा रचित मुख्य रचनाएं, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए साथियों, उनकी मुख्य रचनाएं हैं अगाध मंगल, उसके बाद है उग्र गीता, फिर है बीजक, इसके बाद में है साखी, फिर है कबीर गोरख की गोष्ठी और रेखता और अक्षरखंड की रमेनी और अक्षर भेद की रमेनी। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बीजक की यदि बात करें तो साथियों, बीजक का जो
संकलन है वो धर्मदास के द्वारा 1464 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि बीजक का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मदास के द्वारा 1464 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। इनके जो रचना है बीजक, जो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जिसकी रचना 1464 ईस्वी में हुई थी। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, यह कबीर के पदों का प्रसिद्ध संकलन है जो उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। किसने संकलित किया था? धर्मदास ने। ये कौन थे? कबीरदास जी के शिष्य थे। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यदि आपको पूछे कि बीजक को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बीजक को बांटा गया है। इसके बाद में देखिए साथियों, इसमें जो पहला पार्ट है, जो इनका पहला भाग है बीजक का, वो है साखी, जिसकी भाषा कौन सी है? सदूकड़ी भाषा है। और कुल अंग कितने हैं साखी में? 59 अंग है, 59 अंग है वो इनकी साखी रचना में है, और जिसकी भाषा अपने सदूकड़ी है वो देख रहे हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पर। तो साथियों, जो अपना अगला फैक्ट है वो है प्रथम अंग गुरुदेव को अंग, अंतिम अंग अभिहड़ को अंग। ये इनकी इस रचना की प्रमुख पंक्ति है साखी की। इसके बाद में देखिए, इस भाग में सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत का उपदेश है वो दिया गया है। कौन से भाग में? साखी भाग में। और इसके बाद में दूसरा भाग आता है साथियों शब्द। ये इनकी रचना का दूसरा भाग है, बीजक रचना का शब्द। कई बार इस जो बीजक रचना है, इसके तीनों जो भाग है उनके नाम देख करके आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा है वो बीजक का भाग नहीं है। तो आपको ये तीनों भाग वो याद रखने, अपने पहला पढ़ चुके हैं साखी, और दूसरा आपके सामने दिखाई दे रहा है शब्द। ये इनका दूसरा भाग है बीजक रचना का, जिसकी भाषा कौन सी है? ब्रज या पूर्वी बोली। और साखी की कौन सी थी? सदूकड़ी भाषा। इसके बाद में देखिए साथियों, और साखी की भाषा सदूकड़ी भाषा है इसकी। इसके बाद में देखिए साथियों, इसमें माया संबंधी उपदेश है वो दिया गया है। किसमें? जो अपने शब्द है वो इनकी बीजक का दूसरा भाग है इसमें। इसके बाद में साथियों अपने चलते हैं रमेनी, जो इनकी कबीरदास जी की जो बीजक रचना है उसका तीसरा भाग है। तो इनको आप याद रखें, पहला भाग साखी, दूसरा आ गया वो आपका शब्द है, और तीसरा हो गया रमेनी। तो इसके बाद में यदि रमेनी भाषा और इनकी जो तीसरा भाग है, इसकी भाषा की यदि बात करें साथियों, तो ब्रज भाषा में ये रमेनी है वो लिखी गई है। इस भाग में पद चौपाइयों के माध्यम से कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों, शरीर रचना संबंधी विचारों तथा मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचारों का संकलन है वो किया गया है। किसमें? बीजक के तीसरे भाग रमेनी में, जिसकी भाषा है ब्रज। इसके बाद में साथियों कबीर ग्रंथावली, जो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, उसके बारे में अपने जान लेते हैं। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित यह ग्रंथ सर्वाधिक प्रमाणिक रचना मानी जाती है। कौन सा ग्रंथ है? कबीर ग्रंथावली। किसके अनुसार? श्याम सुंदर दास एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित है यह ग्रंथ सर्वाधिक प्रमाणिक रचना है वो मानी जाती है। इसके बाद में देखिए साथियों, जो काव्यगत विशेषताएं हैं जो कबीर ग्रंथावली की, उनके बारे में। कण कण में ईश्वर व्याप्ति और विरह की व्याकुलता और मूर्ति पूजा का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध और आत्मा परमात्मा की एकात्मकता और अहिंसा का संदेश, ये कबीरदास जी के काव्य की विशेषताएं हैं। और जो ऊपर कबीर ग्रंथावली है इसके अनुसार नहीं है, ये कबीरदास जी के संपूर्ण काव्य के अनुसार ये विशेषताएं हैं वो बताई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इनके काव्य की विशेषताओं में गुरु की महत्ता है और नारी निंदा की गई है, यानी अवतारवाद का इसमें खंडन किया गया है। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, रहस्यवाद और सदाचार की शिक्षा, संसार की क्षणभंगुरता और प्रतीकों का प्रयोग है वो कबीरदास जी के काव्य में किया गया है। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पर, जिसके अंतर्गत हम कबीरदास जी की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो कि अक्सर नेट सेट और स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड इनकी भर्ती जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछी जाती हैं, ये सभी पंक्तियां कबीरदास जी की। तो देखिए, इनमें पहली पंक्ति अपने यहाँ पर शामिल करी है वो है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये पंक्ति आपको देकर के पूछा जाता है ये किस रचनाकार की है, तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अपने सभी जो पढ़ रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है आंखड़ियाँ जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पंक्ति बहुत बार पुराने पेपरों में पूछी गई है। इसके बाद में है जल में कुंभ कुंभ में जल बाहर भीतर पानी, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद दो खड़े, ये जो एक दोहा है कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, तो इसको आप याद रखें। काके लागू पाओ, ऐसे करके ये पूरा दोहा है।
बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया दिखाए। इस प्रकार से ये दोहा है। इसके बाद में देखिए साथियों, जो नेक्स्ट रचना है अपनी, इनकी जो नेक्स्ट पंक्ति है, जाके मुख माथा नहीं नहीं रूप कुरूप रूप स्वरूप, और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। 7वीं पंक्ति है, लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित पाए, ऐसे करके ये पंक्ति है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पानी फेरा बुदबुदा धर्म लोलुपता अलंकार, इस पंक्ति में है। और नेक्स्ट है, बड़ा भैया तो क्या भैया, और 10वीं जो पंक्ति है, काहे रे नलिनी तू कुमलैनी कबीर की। तो इसके बाद में नेक्स्ट अपनी रचना पे जो इनकी जो पंक्ति है उसके ऊपर चलते हैं। इसमें देखिए साथियों, जो नेक्स्ट पंक्ति है, दुल्हन गवाहूँ मंगलाचार कबीर के, ये सांस्कृतिक प्रतीक से संबंधित पंक्ति है। बालम आओ महारे गेहरे, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अवधु गगन मंडल घर कीजिए कबीर को, और नेक्स्ट है, गाय खाए नहार बकरी खाए चिता, ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफ़ी बार पूछी गई है। इसके बाद में देखिए, नैना अंतरी आव तू जूँ ही नैन जपेऊ, और इसके बाद में है, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए। 17वीं पंक्ति है, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी तू कहता कलम की लेखी, ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत बार पुराने पेपरों में आई हुई है। इसके बाद में देखिए, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे पीव मिलन को मन नाही विश्राम। और 19 नंबर पे इनका एक दोहा और लिखा है, सुरा सो पहचानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छोड़े खेत। इसके बाद में 20वीं पंक्ति है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और दोहे हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण, मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफ़ी बार पूछी गई है पुराने पेपरों में। और नेक्स्ट इनके एक दोहे की बात करें तो वो है, दशरथ सुत तिहूँ लोक मखाना, राम नाम का मरण है आना, ये इनका महत्वपूर्ण एक दोहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण पर फैक्ट के ऊपर। इससे पहले साथियों, एक बार आपसे फिर से निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो विशेष तथ्य के अंतर्गत देखिए साथियों, जो कबीरदास जी से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उनमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर, यानी इसका डिटेक्टर का, वाणी का डिटेक्टर का अर्थ होता है भाषा का तानाशाह है, कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछी गई है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर है वो किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अखड़ स्वभाव से बखड़, दिल से तर दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरेह बेसदारी के लिए प्रचंड। ये पंक्तियाँ कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी के बारे में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखिए साथियों, नेक्स्ट पंक्ति है, प्रतिभा उनमें कबीर में बड़ी प्रखर थी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कबीरदास जी के बारे में कहते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, किसमें, कबीरदास जी में। इसके बाद में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंतर साधना में रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों में थी। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, किन के बारे में, कबीरदास जी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण कथन के ऊपर, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं, कबीरदास जी के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट कथन है, हिंदी काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, और ये कथन कहा है बच्चन सिंह जी ने, किसके बारे में, कबीरदास जी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे एवं सिकंदर लोदी ने कबीर को यातनाएं दी, ये इनकी कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इस प्रकार से साथियों, ये आज का अपना वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार है वो वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।